अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम स्टूडेंट्स के, कैसे हैं सब लोग। जैसे कि आप सबको पता है कि अब पेपर की डेट आगे बढ़ गई है, 7 अप्रैल हो गई है। इसलिए मैंने आज डिसाइड किया है कि आप लोगों के लिए रिवीजन कैसे कराया जाए, क्योंकि अगर मार्च में होता तो रिवीजन का टाइम हमारे पास नहीं था, लेकिन अब रिवीजन का टाइम आ गया है। तो मैंने डिसाइड किया है कि आपको इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और पूरी बुक्स के एमसीक्यूज इंशाल्लाह पेपर से पहले पहले सब रिवाइज करवा दूंगा। तो वो जितने स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, ठीक है, और पेपर की तैयारी कर रहे हैं, होम ट्यूशंस वाले, कोचिंग सेंटर्स वाले, इसके अलावा जो भी इसमें अटैच होने वाले सब। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ आपके लिए मिरर इक्वेशन, या हमारे पास थिनलेस फार्मूला भी कहलाता है। इसे इसे हम थिनलेस फार्मूला भी कहते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने के लिए हमें स्फेरिकल मिरर के सारे केसेस आने चाहिए। अगर स्फेरिकल मिरर के केसेस आपको नहीं आते तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, स्फेरिकल मिरर के केसेस भी बता दूंगा। ठीक है, जिनको आते हैं उनके लिए तो बड़े आसान है, और जिनको नहीं आते वो केस का थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे, वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर का ये केस जिसमें हम कॉनकेव मिरर इस तरीके से यूं ड्रॉ करते हैं और उसको लेबल करते हैं। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करने का तरीका कार ये है कि अगर आपके पास प्रोटेक्टर है डी है, देखो डी बनाकर ये यूं दिखा रहा हूं, प्रोटेक्टर डी जो ज्योमेट्री बॉक्स का डी होता है, ये उस ज्योमेट्री बॉक्स के डी की आउटलाइन यूं बनाओगे, ऐसे यूं आउटलाइन बनाओगे, और बनाने के बाद उसको आपने इक्वली ऊपर से और नीचे से यूं रब कर दोगे तो ये बहुत ही प्यारा सा कॉनकेव मिरर बन जाएगा इस तरीके का। ठीक है, अगर डी की आउटलाइन से बनाओ। ठीक है, लेकिन ये ओवल शेप नहीं बनना चाहिए, ओवल शेप यूं नहीं बनना चाहिए, और आधे से ज्यादा आपने इसको मिटाना है। ठीक है, तो आपका ये बहुत प्यारा सा स्मार्ट सा यूं बनना चाहिए आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर आप इस तरीके से बनाओगे। फिर आपने क्या करना है, आपने ये जब कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया तो स्केल से इसकी मेजरमेंट लो, यूं ड्रॉ नहीं करें, स्केल से यूं मेजरमेंट लें। मिसाल के तौर पर ये आता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने 5 का सेंटीमीटर का आधा होता है 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे पॉइंट लगाना, इधर पॉइंट लगा लिया। क्या कहा मैंने, स्केल में जितना भी आ रहा है, जरूरी नहीं 5 सेंटीमीटर, कुछ भी आ सकता है, जितना भी आए उसको आप जो मेजर करें और उसका आधा लेकर यहाँ पे पॉइंट लगा दें, ये आपका कहलाएगा पोल। और इसको आउटर साइड को पॉलिश कर लें, क्योंकि कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसकी आउटर साइड पॉलिश होती है और इनर साइड उसकी लुमिनस होती है, शाइनिंग होती है। ठीक है, अब ये जो मैंने पॉइंट लगाया इसका फायदा क्या है, मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो इस पॉइंट से जाकर टच करेगी। ठीक है, लाइन को सीधी बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूं सीधी बन जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट से जाकर टच करेगी। ये लाइन कौन सी लाइन होती है, इस लाइन का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसे प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। और ये बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस जो आपकी, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये आपकी ये कहलाती है, ज्योमेट्रिकल नेम इसका डायमीटर है, इसको डायमीटर भी कहते हैं। ठीक है, यानी स्फेरिकल मिरर ये स्फीयर से निकला है। ठीक है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंटर पॉइंट से जो लाइन जारी होती है, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और ज्योमेट्री में इसको कहा जाता है डायमीटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सेंटर पॉइंट आएगा, मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट कहीं भी बना दूंगा, उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को बताता हूँ कि अगर एक अच्छी डायग्राम बनानी है तो आप एक मेजरमेंट अपनी तरफ से, अपनी आइडियोलॉजी, अपने अंदाजे से बना सकते हैं। ये पॉइंट से लेकर 6 सेंटीमीटर के फासले पर आप 6 सेंटीमीटर के फासले पर आप लिख ले सी। ये मैंने जो सी लिखा है ये समझ लें, ये सेंटर है स्फीयर का सी, स्फीयर का सी। इस सी को रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस, इस सी को रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों कह रहे हैं, ये देखें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पॉइंट से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है ये हाफ है, हाफ है। किसका हाफ है, डायमीटर का हाफ। तो मैथ्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो डायमीटर का हाफ होता है उसको रेडियस कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है। तो याद रखना, इस सी को सेंटर ऑफ स्फीयर या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है। और ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको मेजरमेंट बताई तो मैं मेजरमेंट के हिसाब से बता देता हूं कि पोल से आपके सेंटर ऑफ स्फीयर या रेडियस ऑफ कर्वेचर तक 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर का जो आधा, आधा हाफ जो है वो होता है आपका प्रिंसिपल फोकस। ये कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है, इसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। मैं इतना डीपली इसलिए बता रहा हूं, मतलब खास खास पॉइंट इसलिए बता रहा हूं, जो नए नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने बिल्कुल कोई केस पढ़ा ही नहीं है वो भी समझ सकते हैं कि इसके कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये आपका आ गया प्रिंसिपल फोकस आ गया। तो प्रिंसिपल फोकस मेरा ये देखें, ये रेडियस का भी हाफ है। ठीक है, ये रेडियस का भी हाफ है प्रिंसिपल फोकस।
तो प्रिंसिपल फोकस से पोल तक, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। ये मेरी फोकल लेंथ कहलाती है, ठीक है। अब फोकल लेंथ क्या है, स्फेरिकल मिरर के यूजेस अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े, फोकल लेंथ वगैरह ये सब नहीं पता, तो मुझे कमेंट्स में बताओगे तो मैं वो वीडियो भी बना दूंगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसी पे फोकस करो तो इंशाल्लाह यही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है ये आपका फोकल लेंथ होता है। तो न्यूमेरिकल के अंदर जब हमसे कहते हैं ना फोकल लेंथ निकालो और फोकस वो रेडियस दे देते हैं, तो बात को समझने की कोशिश करना, बड़ी आसान बात है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने तुमसे कहा ना कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये हाफ ऑफ द डायमीटर है, ठीक है। और तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रहे हैं 10 सेंटीमीटर, कितना दे रहे हैं 10 सेंटीमीटर, और तुम्हें निकालना है फोकल लेंथ। तो मुझे ये बताओ, मैंने क्या कहा कि आपका फोकल लेंथ क्या होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका भी हाफ फोकल लेंथ है, उसका भी हाफ। इसका मतलब है कि तुमने रेडियस का हाफ लेना है। ये तो बंदे, ये तो जितने मतलब बच्चे हैं वो सारे के सारे ओरली निकालते हैं। ओरली मतलब कैसे कि 10 का हाफ कर लो, ठीक है, 20 का हाफ कर लो, 50 का हाफ कर लो। तो जब भी रेडियस आपको दे तो उसका हाफ, आधा आधा कर लेना, तुम्हारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी। मैं न्यूमेरिकल की एक बात मैंने समझा दी, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं इससे। तो यहां तक की बात समझ में आ गई है, होप सो। तो मैं इसका रफ वर्क मिटा रहा हूं, ठीक है बेटा। तो सबके लिए, तमाम स्टूडेंट जितने भी मेरे लाल पीले नीले जितने भी हैं, उन सब के लिए एक ही बात है यहाँ पर कि हम क्या करेंगे कि अब इसको पूरा लेवल करेंगे। तो ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। इन दोनों के बीच में आपने 1 सेंटीमीटर, मैं फिर से बता दूं कोई मेजरमेंट नहीं है, मैं अपनी तरफ से मेजरमेंट बता दूं ताकि अच्छी लेबलिंग हो जाए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर का आपने एक ऑब्जेक्ट ऐसे बनाना है, यूं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और इधर से आपने एक लाइन यूं पैरेलल, ये जो रे है लाइट रे, यूं पैरेलल आपने बनानी है, ऐसे पैरेलल। ये पैरेलल बनाने के बाद आपने इसको बाउंस बैक करवाना है और फोकस से निकालना है, यूं। तो मैंने इसको बाउंस बैक करवाया और यूं फोकस से निकलवा दिया, ये देखिए, ठीक है। तो ये मैंने पहली रे बना दी। एक इमेज बनती है जब दो रेज आपस में टकराती है, याद रखिएगा, एक इमेज बनती है जब दो रेज आपस में टकराती है। तो अभी ये एक रे बनी है, दो नहीं बनी है, इसको मत समझ लेना कि ये दो रे, एक रे। अब दूसरी रे मुझे बनानी है, तो दूसरी रे अगर मैं बनाने से पहले इमेज बना लूं तो मेरी रे परफेक्ट बनेगी, ठीक है। हालांकि पहले रे बनती है, इंटरसेक्ट करती है, फिर इमेज बनाते हैं, लेकिन मैं आपको एक जुगाड़ू तरीका बताता हूं, जो पाकिस्तानी का जुगाड़ू तरीका है हम सबका, ठीक है। हमने क्या करना है, ये जो आपके पास सेंटर ऑफ स्फीयर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इससे पहले कहीं पर भी अपनी मर्जी से आपने क्या करना है, ये एक डाउनवर्ड एरो बनाना है, और जो इस एरो से टच करे, जो इस लाइन से टच करे। तो डाउनवर्ड एरो बनाया और लाइन से टच करवाना है। तो डाउनवर्ड एरो कहीं पर भी, जरूरी नहीं है कि मैंने इतना गैप छोड़ा है तो आप भी इतना ही गैप छोड़ दें, आप भी थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है। मैंने पहले कहा है ये सब अपनी आइडियोलॉजी से बनता है, लेकिन परफेक्ट बनाना है हमें। तो परफेक्ट बनाने के लिए मैंने क्या करा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से पहले मैंने एक डाउनवर्ड एरो बनाया जो इस रे से टच करवा दी। अब मैंने दूसरी रे मैंने ड्रॉ करनी है, तो वो मैं ये पोल से इंटरसेक्ट करवाऊंगा। ये मैंने पोल से, स्केल से, मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप विदाउट स्केल करें। आपने स्केल से, ये सीधी आएगी, ये आपको दिख रहा होगा क्योंकि मेरा हाथ यूं कर्व जा रहा है, तो ये कर्व बन रहा है, आप स्ट्रेट यूं बनाएंगे, ठीक है। तो ये पोल से इंटरसेक्ट करवाने के बाद अब इसको बाउंस बैक करवाना है। तो बाउंस बैक ऐसे करवाओ कि ये इस एरो के हेड से टच करे, इस एरो के हेड से टच करे। तो मैंने इसको बाउंस बैक करवाना है और मैंने ऐसे बाउंस बैक करवाना है कि इस एरो के हेड से टच करे, ये देखिए, ये, ठीक है। अगर डायग्राम में परफेक्शन होगी तो मैं आपको गारंटीड कह रहा हूं कि आपको मैक्सिमम नहीं बल्कि फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आपके पास डायग्राम में परफेक्शन होगी। तो मैक्सिमम नहीं बल्कि फुल मार्क्स को टारगेट करो। तो फुल मार्क्स को टारगेट करने के लिए अपने ये डायग्राम इस तरीके की तैयार कर दी, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को लेबलिंग करने जा रहा हूं। मैंने इसका नाम दिया था ऑब्जेक्ट, तो इसको, ये वाले पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूं और इसके हेड को मैं बी का नाम दे देता हूं। तो ए से बी तक का ये जो डिस्टेंस है इसको मैं कहूंगा हाइट, और ये हाइट किसकी, ऑब्जेक्ट की, तो मैंने एच ओ लिख दिया, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही अब यहां पर ये टेल है, इस टेल को मैंने नाम दे दिया ए डैश का, और इस हेड को मैंने नाम दे दिया बी डैश का। तो ए डैश से बी डैश तक का एक जो फासला है इसको मैंने नाम दे दिया एच आई का, हाइट ऑफ इमेज का,
ठीक है, ये लेबलिंग करना जरूरी है, मैं पहले ही बता दूं, लेबलिंग नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब ये देखो ए से लेकर पी तक का एक फासला है, या इसको यूं भी कहा जा सकता है बी से लेकर पी तक का, एक ही बात है, आप एज्यूम ऊपर कर लें, ठीक है। ए से पी तक का जो फासला है इसे मैं डिस्टेंस बोलूंगा, लेकिन ये डिस्टेंस किसका है, ऑब्जेक्ट का, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर ए डैश से पी तक का फासला, पी मतलब पोल, ए डैश से पोल तक का जो फासला होता है वो भी डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्टेंस होता है इमेज का डिस्टेंस, और इमेज के डिस्टेंस को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट है यहाँ पर फोकस, ये फोकस है, फोकस से पोल तक, और अभी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में अभी बताया है थोड़ी देर पहले कि फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये मेरी कंप्लीट लेबलिंग है इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले, ठीक है। जाहिर सी बात है इसमें कुछ आप इसकी स्टेटमेंट भी लिखेंगे, जहां पर ये चैप्टर है जो डेरिवेशन है वहीं पर इसकी स्टेटमेंट डेफिनेशन लिखी हुई है, वो आप इसकी डेफिनेशन लिख लेना। स्टार्ट में 2 लाइनों की डेफिनेशन है, इससे आपके यानी डेरिवेशंस में आपको मार्क्स फुल मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। हालांकि यहां से काम इसका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है जी। अब मैं यहां पर लिखूंगा हियर, मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, जो कुछ भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो सब मैं यहाँ गैदर कर लूंगा। मैंने कहा ए से बी तक जो है उसको मैंने बोला है HO, ठीक है। फिर मैंने कहा ए डैश से बी डैश तक जो है उसको मैंने बोला है HI, ठीक है। फिर इसके बाद मैं कहूंगा कि मैंने ए से पी तक जो है इस डिस्टेंस को मैंने बोला है, ए से पी तक को मैंने बोला है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर मैंने ए डैश से पी तक पोल तक को मैंने कहा है, ए डैश से पोल तक मैंने कहा है डिस्टेंस ऑफ इमेज, जैसे क्यू से डिनोट करते हैं। और फोकस से पोल तक मैंने कंसीडर किया है फोकल लेंथ यानी एफ से। एक पॉइंट मैं अभी छोड़ रहा हूं, ये पॉइंट भी कौन सा छोड़ रहा हूं ये अभी मैं समझा दूंगा। सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं कि डेरिवेशन बनानी कैसे। बहुत सिंपल है डेरिवेशन बनाना, यहां तक कि अगर बात समझ में आ गई है तो मैं गारंटी कहता हूं कि आगे वाली बात बहुत आसान है, क्योंकि 2 स्टेप्स हम करेंगे एक ट्राइंगल से, फिर 2 स्टेप एक ट्राइंगल से, और फिर जो रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे उसको कंपेयर कर देना है और ये बन जाएगा, बहुत आसान है। मैं आपको इसमें एक ट्राइंगल दिखा रहा हूं, ठीक है। इस ट्राइंगल में जो ट्राइंगल मैं आपको दिखा रहा हूं वो ट्राइंगल आपने अलग से मैं दिखा देता हूं, लेकिन वो ट्राइंगल आपने अलग सारा नहीं है, वो सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप देख लें कि मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो 2 ट्राइंगल्स होते हैं, पहले ये सबसे पहले ये देख लो। अगर मैं कहता हूं भाई ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, आप कहेंगे दिखने में तकरीबन बराबर है, ठीक है। जब कोई फिगर दिखने में बराबर होती है तो उसको कॉरेस्पॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर कहते हैं। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर है। मैं आपको कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर नहीं दिखाऊंगा कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये देखो एक ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। आप कहेंगे ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल है, सही है, यानी फिगर एक है, शेप एक है, लेकिन साइज का फर्क है। तो जब फिगर एक हो, साइज का फर्क हो, तो उसे सिमिलर कहते हैं, सिमिलर। तो मैं आपको सिमिलर फिगर दिखाऊंगा, याद रखिएगा सिमिलर फिगर। जो सिमिलर फिगर होती है उसका साइन ये होता है। और सिमिलर फिगर में क्या करते हैं कि 2 साइड्स को आपस में डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर ये है ABC, तो मैंने लिखा AB अपॉन BC इज इक्वल टू क्यों? क्योंकि सिमिलर फिगर में 2 साइड्स का जो रेशो होता है अगली फिगर में वही रेशो लिया जाता है और वो एक दूसरे का बराबर होता है। तो यानी मैंने इसको लिखा PQR, तो मैं लूंगा PQ और QR, तो मैंने लिखा PQ और QR। ये सिमिलर फिगर में हमने ये टेक्निक को अडॉप्ट करना है कि जो सिमिलर फिगर होगी, जो मैं सिमिलर फिगर दिखाऊंगा उसमें तुमने रेशियोज बनाने, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो मैं आपको कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर नहीं दिखा रहा, मैं आपको सिमिलर फिगर दिखाऊंगा जिसमें एक फिगर छोटी और एक फिगर बड़ी होगी, ठीक है। तो देखिए जरा अब फिगर के अंदर कि सिमिलर फिगर मैं कौन सी दिखा रहा हूं। देखिए इसके अंदर ये फिगर आपको दिख रही होगी ABP, ये एक ट्राइंगल बन रहा है ABP। तो मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूं, मैंने कहा था अलग से बना के दिखाऊंगा, लेकिन आपने नहीं बनाना। ये देखिए ABP ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ABP एक ट्राइंगल ये मैंने बना दिया ABP। एक और ट्राइंगल बन रहा था, देखो A', B', P, तो मैंने एक और ट्राइंगल यहाँ पे बना दिया A', B', P। ये देखो A', B' और P। अब देखो दिख रहे हैं आपको 2 ट्राइंगल्स, यानी एक ट्राइंगल है ABP, दूसरा ट्राइंगल है A', B', P, सही है। फिर से बता दूं दोबारा, ये ट्राइंगल आपने अलग से नहीं बनाना है। अब मैंने इस ट्राइंगल में क्या करना है कि ये दोनों ट्राइंगल मैं
मुझे पता है कि ये सिमिलर फिगर है, जो मैंने अभी आपको बताया था, आपको भी अब पता होना चाहिए सिमिलर फिगर है। तो मैं यहां लिखूंगा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए, ट्राइंगल बनाएगा ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू द ट्राइंगल। ये बनाना निशान हर चीज जो है प्रेजेंटेशन का हिस्सा भी होती है और वो उसको आपको पूरे मार्क्स भी दिलाती है। तो ट्राइंगल कौन सा, ए डैश बी डैश पी, तो मैंने लिखा ए डैश बी डैश पी। तो मैं दो ट्राइंगल यहाँ पे दिखा रहा हूं, तो मैंने दो ट्राइंगल यहाँ पे मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस लिखना भी है, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। अब मैं इस ट्राइंगल जो सिमिलर फिगर होती है उसमें हम रेशियो बनाते हैं, मतलब ये हाइट और ये इसकी बेस, ये इसकी जमीन, तो हाइट और बेस को मैंने डिवाइड करना है। तो मैंने लिखा ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू, अब जो काम आपने यहां पे किया, यहां हाइट ली और यहां बेस ली, तो इस नीचे वाले ट्राइंगल में भी हाइट और बेस लेनी। तो हाइट किधर है, ये हाइट है, ये हाइट है, ए डैश बी डैश हाइट है और ए डैश पी बेस है। तो मैंने कहा इस ट्राइंगल के अंदर ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश पी, ठीक है, ए डैश पी। तो यहां पे दोनों फिगर्स में मैंने क्या करा कि ट्राइंगल्स का रेशियो इक्वल कर लिया। अब सिंपल है, मैं ये फिगर मिटा देता हूं, मैंने आपसे कहा था कि ये फिगर अलग से नहीं बनेगी, ठीक है। अब मैंने देखना है कि ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश पी। ये वैल्यू क्या मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, जो मैंने लेबलिंग करी थी और सारी इंफॉर्मेशन गैदर करी थी, यहाँ से उठाना है और इसमें पुटअप कर देना, बस खेल खत्म। यहाँ से उठाना है, इसमें पुटअप कर देना है। तो ए बी मेरे पास क्या है, एच ओ, तो मैंने लिखा एच ओ, और ए पी मेरे पास क्या है, ए पी स्मॉल पी, तो मैंने लिख दिया स्मॉल पी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश क्या है मेरे पास, एच आई, ये मैंने लिख दिया एच आई, और ए डैश पी क्या है मेरे पास, ए डैश पी ये है मेरे पास क्यू। सिर्फ इतना बताओ कि एच ओ और एच आई क्या है, हाइट, ठीक है, एच ओ एच आई हाइट है, जबकि पी और क्यू क्या है, डिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस को डिस्टेंस की फैमिली के साथ और हाइट को हाइट की फैमिली के साथ करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, क्रॉस कर दूंगा, क्यू इधर एच ओ इधर, क्यू इधर एच ओ इधर, देखिए यहां पर बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो मैंने लिखा Q अपॉन P इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनी। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में अभी बताया था कि जो फिगर हम बनाएंगे उसमें से 2 बार ट्राइंगल दिखाऊंगा। तो एक बार मैंने ट्राइंगल आपको दिखा दिया, एक और बार मैं ट्राइंगल दिखाऊंगा और उसमें से भी मैं रेशो बनाऊंगा, और रेशो बनाने के बाद कुछ इसी तरीके की कंडीशन बनेगी। तो देखिए, अब जो दूसरा ट्राइंगल मैं दिखा रहा हूं आपको, उसमें देखो ए डैश बी डैश एफ तक एक ट्राइंगल है। तो मैं बनाता हूं, यहां पर अलग से बना के दिखा रहा हूं, ए डैश बी डैश एफ। होप सो आपको दिख रहा होगा ये ए डैश बी डैश एफ। एक ट्राइंगल ये है मेरे पास, फिर से देख लो, ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। एक और ट्राइंगल है मेरे पास एफ पी, और ये पी से ये इस पॉइंट को, अगर मैं आपको ये कर्व लाइन दिख रही होगी, यूं कर्व आपको कर्व दिख रहा होगा, तो आप ये समझोगे कि सर ने इसको हाइट क्यों लिया है। तो आप इस कर्व को यूं अज्यूम कर लो, ऐसे अज्यूम कर लो कि ये हाइट की तरह है। तो मैं इसको पॉइंट को नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं, इस पॉइंट को ये डी का नाम दे देता हूं। तो ये डीपी, ये जो डीपी है ये मैं किसके बराबर समझ रहा हूं, एबी के बराबर। तो डीपी को मैंने एज्यूम करा है, कंसीडर करा है एबी के बराबर। तो ट्राइंगल बन गया डीपीएफ। क्या ट्राइंगल बन गया, डीपीएफ। तो छोटा सा एक ट्राइंगल एक और मैंने बनाया है, ये रहा, देखिए, और ये जो हाइट ली है मैंने एबी के बराबर। तो ट्राइंगल बन गया डी पी एफ, 2 ट्राइंगल बन गया मेरे पास। अब ये दो ट्राइंगल भी दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन साइज का फर्क है, एक छोटा एक बड़ा ट्राइंगल, तो ये भी सिमिलर कहलाएगा। तो मैं यहां पर यूं लिखूंगा, देखो, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, डी पी एफ, सही है, डी पी एफ सिमिलर है किससे, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ से, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। अब मैं आपको ये फिगर दिखा रहा हूं। अब इस फिगर में भी क्या करोगे, आपने रेशियो बनाना है, यानी ए हाइट और ये बेस। तो मैंने लिखा डीपी अपॉन एफ पी, यहां पर भी हाइट लूंगा, ये हाइट और ये बेस, तो ये बन गया ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश एफ, ठीक है। ये ट्राइंगल का बस इतना ही काम था इसको समझने का कि इसमें से आपने रेशियो बना लिया। अब मैंने इसको मिटाया, मिटाने के बाद जो जो वैल्यूज मेरे पास गिवन है वो वैल्यूज मैं लिखूंगा। अब मेरे पास डीपी वैल्यू, यहां पर कहीं पर भी डीपी वैल्यू नहीं है, लेकिन मैंने लेक्चर में बताया कि ये डीपी बराबर है किसके, एबी के। तो एबी की तो वैल्यू है मेरे पास एचओ,
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पर DP को AB के बराबर समझा है और AB बराबर है किसके, HO के बराबर है, AB HO के बराबर है। तो क्या मैं डायरेक्ट DP की जगह HO लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने कंसीडर किया है। FP की जगह, FP की जगह यहाँ पे देख ले, मेरे पास डाटा यहाँ मौजूद है, FP की जगह F लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया FP की जगह F। लेकिन एक वैल्यू यहाँ पर कहीं नहीं है, कौन सी नहीं है, A-F, ठीक है। इसको समझ लो A-F क्या है। मेरे पास A- से लेकर P तक की वैल्यू है Q, ठीक है, और F से P तक की वैल्यू है F, और अगर मेरे पास वैल्यू नहीं है वो है A-F, ये वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, Q में से F को माइनस करूंगा और ये वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझ में आया? देखो ये पूरी लाइन है मेरे पास 10, ये पूरी लाइन है, एक लाइन है, इसकी वैल्यू है 10, इस पूरी लाइन की वैल्यू है 10। मुझे इतना सा पार्ट पता है कि ये पार्ट 4 है, ये 4 है, तो मैं क्या करूंगा, 10 में से 4 को माइनस करूंगा तो ये वाला हिस्सा मालूम हो जाएगा, बिल्कुल मालूम हो जाएगा 10 में से 4 को माइनस करके, सिंपल है। इसी तरह A' से P तक क्या है, Q, तो मैंने लिखा Q, और F से P तक F, तो मैंने लिखा माइनस F। तो जब मैं Q में से F माइनस करूंगा तो क्या मुझे अल्टीमेटली A' आ जाएगा, बिल्कुल A' से F तक का फासला मिल जाएगा। तो मैंने कहा मुझे मिल गया A' से F तक, A' से F तक बराबर है किसके, Q माइनस F के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो कहते हैं कि यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो A' मेरे पास तो है, A' कितना है, HI, तो मैंने लिख दिया HI, और A' जो मैंने अभी समझाया आपको वो है Q माइनस F, तो मैंने लिख दिया Q माइनस F। जैसे इससे पहले वाले में कंडीशन में मैंने कहा था कि हाइट और डिस्टेंस को एक जगह करेंगे, तो HO हाइट है, HI हाइट है, F और Q माइनस F डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की जगह पर और हाइट की जगह पर, तो क्रॉस कर देंगे इसको यूं, ठीक है। तो इसको मैंने यूं क्रॉस कर दिया, तो ये आ गया Q माइनस F ऊपर आ गया, और HI अपॉन HO हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 2 का मैंने नाम दे दिया। बस यही हमने करना होता है, यही थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, बाकी सब आसान है। आपने एक कंडीशन ये बनाई और दूसरी कंडीशन ये बनी, अब इन दोनों को कंपेयर करना है। देखो HI अपॉन HO कंपेयर हो सकता है, इसको हम मिला सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर मैं कहता हूं 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 और 5 इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो आप क्या बोलेंगे, सर 5 5 के बराबर है, बिल्कुल 5 5 के बराबर है, ठीक है। तो 5 यानी 5 5 के बराबर, जैसे मैंने बताया आपको, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 2, सही, क्या हुआ, 5 गायब हो गया। बिल्कुल ऐसे क्या होगा, HI अपॉन HO नहीं लिखना, उनकी वैल्यूज लिखनी है मैंने, तो HI अपॉन HO गायब हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही मैंने करना है, कंपेयरिंग कहते हैं इसको, तो मैंने लिखा बाय कंपेयरिंग, तो मैंने लिखा बाय कंपेयरिंग, ठीक है, बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने HI अपॉन HO नहीं लिखना है, क्या लिखना है, Q अपॉन P लिखना है, ये मैंने लिखा Q अपॉन P, और यहाँ पे आप इधर भी मैंने HI अपॉन HO नहीं लिखना, बल्कि लिखना है मैंने Q माइनस F अपॉन F, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट स्टेप है, इसको जरा गौर से देखिए, बहुत ही आसान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है बस। F यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा QF, और P वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा PQ माइनस F, ठीक है। तो ये बन गया QF इज इक्वल टू PQ और PF। दो तरीके हैं इसको रिमूव करने के, एक तरीका ये है कि भाई ये जो PQF है ये एक ट्राइंगल के पैरामीटर से आया है, ठीक है, ट्राइंगल के पैरामीटर में आपके पास PQF है, तो इसका मतलब QF यहाँ पर है, तो यहाँ P मिसिंग है, PQ है यहाँ पर, तो F मिसिंग है, और PF है तो यहाँ Q मिसिंग है। तो मिसिंग को पूरा करने के लिए मैं क्या करूंगा, PQF से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, तो मैंने लिखा बाय डिवाइडिंग बाय, ठीक है, डिवाइडिंग, और सॉरी जल्दी से हम इसको करते हैं, डिवाइडिंग बाय PQF, बस एंड हो गया है, आसान भी हो गई, तो मैं जल्दी से इसको एंड कर देता हूं। देखिए PQF अपॉन PQ अपॉन और PF अपॉन, तो मैंने लिखा PQF और PQF, तो यहां से QF और यहाँ पे PQ और यहाँ पे PF और PF डिवाइड हुआ, तो यहाँ से बचा 1 अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन Q। माइनस के 1 अपॉन Q को यहाँ लेकर चले जाओ, जब माइनस का 1 अपॉन Q यहाँ आएगा तो 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन F, और जो इक्वेशन है ये भी लिख सकते हो 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन P
प्लस 1/q। सो फाइनली इट हैज़ बीन ड्राइव्ड। होप सो आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। जो बात समझ में नहीं आई है वो मुझे बता देना, ताकि फिर मैं उसको करेक्ट कर सकूं और उसका आंसर दे सकूं आप लोग को, ठीक है। और जिस जिस को ये शेयर कर सकते हैं उनको शेयर करें, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। जज़ाकल्लाहु खैर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।